हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ ऐसी खबरों पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में आपको गोदी मीडिया से कुछ नहीं मिलता। ना ही अखबारात कुछ बताना चाहते, ना ही टेलीविजन चैनल कुछ बताना चाहते। वो बातें बिल्कुल नहीं बताना चाहते जो आप तक पहुंचनी चाहिए। अभी हाल ही में दिल्ली में दिल्ली के मुसलमानों के बारे में, उनकी तालीमी और सोशल और इकोनॉमिक हालत कैसी है उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी हुई है अभी 30 अप्रैल को, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज एंड एडवोकेसी और इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के जरिए तैयार किया गया है। 105 पेज की ये रिपोर्ट दिल्ली के मुसलमानों के बारे में पहली बार सामने आई है। आमतौर पर दिल्ली के बारे में जब आप बात करते हैं तो पुरानी दिल्ली की गलियां आपके जहन में आती हैं, जामा मस्जिद के आसपास का इलाका नजर आता है। लेकिन अब दिल्ली के कई इलाकों में, खासतौर पर जमुना पार्क का सीलमपुर और वो जो उस तरफ का इलाका है, इधर जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास ओखला और कई और इलाकों में मुसलमानों की अच्छी खासी बड़ी तादाद रहती है। उनके बारे में एक रिपोर्ट शाया हुई है। इस रिपोर्ट के जो बनाने वाले लोग हैं, जो तैयार करने वाले लोग हैं, उनमें डॉक्टर अब्दुल रशीद अगवान साहब, ये चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज एंड एडवोकेसी के, और उसके फाउंडर जावेद आलम खान साहब। इसके अलावा इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम से कलीमुल हफीज और कई और लोग हैं जिन्होंने मिलकर के इस पर काम किया है। इस रिपोर्ट के जारी होने के वक्त हमारे साथी दोस्त जर्नलिस्ट अब्दुल बारी मसूद साहब वहां मौजूद थे। मैं वहां नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है कि वो इस रिपोर्ट के बारे में बताएं। आपको मैं और आगे बता दूं कि अब्दुल बारी मसूद साहब इस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी हैं और एक लंबे अरसे से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं। आप का ताल्लुक महाराष्ट्र से है, लेकिन बहुत ही साफ सुथरी जर्नलिज्म, कई जबानों में, उर्दू, अंग्रेजी और कई और जबानों में भी आपके मज़ामीन और रिपोर्टें छपती हैं। अब्दुल बारी मसूद साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये रिपोर्ट कितनी अहम है। देखिए, ऐसे वक्त में जब सरकार का ओवरऑल, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हम करते हैं तो वो हर जगह मुसलमानों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक्त में इस रिपोर्ट के क्या मानी है? दिल्ली के मुसलमानों के बारे में ये रिपोर्ट क्या कुछ बता रही है? सबसे पहले तो आज काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ, आपने मुझे आपके प्रोग्राम में मदऊ किया। ये वाकई खुशाइन बात है कि मुसलमान जो है अब जो है एम्पिरिकल स्टडीज की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं कि भाई आदाद और शुमार के बुनियाद पर, हक़ाइक़ के बुनियाद पर हमारा जो सियासी, माशी, इक़्तिसादी, तालीमी, समाजी जो कुछ भी सूरत हाल है उसका जायज़ा लेना चाहिए। तो ये आपने देखा कि इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था 10 डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पर एक रिपोर्ट आई थी। जी, उस पर हमारी आपकी बात हुई थी, प्रेस क्लब फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने किया। अब ये दिल्ली के बारे में है। अब दिल्ली जो है, ये जो रिपोर्ट आई जिसका आपने तस्करा किया, ये चश्म कुशा रिपोर्ट है, आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है। दिल्ली के बारे में उमूमन ये लोगों के जहन में है कि भाई दूसरे लोग बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे, बहुत उनको सब कुछ सुविधा यानी सहूलियात मिल रही है, सरकारी फलाह। तो अमलन मुसलमानों के साथ क्या सूरत हाल है उसको जो है ये हाईलाइट करती है, इसको उजागर करती है। दिल्ली के बारे में ये तारीख मुकाम है, यहाँ पर मुसलमानों का इख्तिदार जो है, यानी दिल्ली जो है मुसलमानों को दारुल सल्तनत या दारुल हुकूमत, राजधानी, हाँ, 1192 में बना है ना, और 1857 तक अलामती इख्तिदार रहा। तो दिल्ली के चप्पे चप्पे पर आपको मुस्लिम आसा नजर आएंगे। कहीं भी आप नजर उठाएंगे, कहीं आपको मकबरा नजर आएगा, कहीं मस्जिद नजर आएगी, कहीं महल नजर आएगा। ये किसकी खूबी है। तो वो चीजें भी जो है, तो उन लोग वो जो फिरका फरक ग्रोह है उसको खलता है, उसका आंखों में खार की तरह खटकता है।
अब ये जो रिपोर्ट आई है पहली मर्तबा है कि दिल्ली के मुसलमानों के बारे में। अब दिल्ली में आबादी ऐसी है कि आप भी बाहर से आए, मैं भी बाहर से आया, अक्सर बहुत लोग बाहर तो से ये इमिग्रेंट्स की आबादी है यहाँ पे। मुसलमानों की जो आबादी है यहाँ इमिग्रेंट्स की आबादी है नहीं। ये इमिग्रेंट्स हम लोग जो है रोजगार की तलाश में आए, यहाँ पर आके बस गए हैं। तो यहाँ का कोई जो 1857 यानी 1947 तक जो कल्चर था वो तकरीबन जो है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो सूरत हाल तब्दील हुई 1947 में जो है, जो यहाँ से हिजरत हुई, मुसलमान यहाँ से छोड़कर दूसरे मुल्क पाकिस्तान चले गए, जो हालात बने, उसके यहाँ का जो असल क्रीम था वो यहाँ से चला गया। तो अब जो बाहर के लोग आके बसे यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में बस गए, तो उनकी जो सूरत हाल है उसका जायजा पहली मर्तबा जो है सामने आया मुनज़्ज़म तरीके से। अब जैसा ये बताया गया कि दिल्ली में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 13% है या 15% है, जो भी है, सरकारी आदाद शुमार तो 13% ही बताते हैं। तो उनको जो और दीगर जो अक़लियत ये है समाजी ग्रुप है जैसे ST SC वगैरह, अब देखिए उनका जो फलाई स्कीमों का जो बजट था 2014 और 15 में, 2013 और 14 में, वो जो मजमूई बजट था दिल्ली का जो बजट था उसका सिर्फ 0.98% है ना, 0.8% था, यानी 1% से भी कम था। अब ये जैसी ये आम आदमी पार्टी जो ये कहकर आई कि हम सेकुलर है, फला है, वहाँ पर जो है ये बजट जो है जाकर जो है हो गया, कितना परसेंट है मैं बता रहा हूँ, 58% हुआ शायद गालिबन, नहीं 0.68 हो गया, ठीक है, 98 यानी आधे परसेंट से कुछ ज्यादा, हाँ आधे परसेंट से कुछ ज्यादा हो गया, यानी टोटल बजट। और दिल्ली वाहिद स्टेट है, यानी ये माइनॉरिटीज के मुसलमानों के लिए, सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये मैं कह रहा हूँ SC ST OBC। और इसमें क्या क्या चीजें हैं? तालीम एजुकेशन सब जो कुछ भी चीजें होते हैं ना, वेलफेयर जो कुछ भी काम होते हैं, उसका जो बजट है, टोटल बजट दिल्ली का बजट मुझे याद नहीं है कितने करोड़ का है, तो उसका देखिए ये इस तरह से है मामला। और दिल्ली वाहिद रियासत है पूरे इंडिया में, यहाँ का बजट कभी भी डिफिसिट में नहीं जाता, सरप्लस में होता है। ये जो केजरीवाल साहब ने जो है उधर तो सब ये इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक और पानी कुछ कितने लीटर तक जो है जो फ्री कर रखा हुआ, उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है कि दिल्ली का बजट खसारे में नहीं होता है, वो सरप्लस में होता है। दिल्ली की सरकार के पास उतनी गुंजाइश है कि वो कुछ इस किस्म के फ्री कुछ चीजें दे सके। अब देखिए मुस्लिम वार्ड जो है यहाँ पर तकरीबन कितने वार्ड है, 36 वार्ड है, यानी मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। अब तालीम की सूरत हाल ले लीजिए, तालीम की सूरत हाल में ये है कि हर वार्ड में कम से कम 10 स्कूल है, दिल्ली गवर्नमेंट के या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के, है ना, 10 स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल है या अपर प्राइमरी स्कूल है। लेकिन मुस्लिम इलाकों में देखेंगे आप वही सूरत हाल 4 है। कितना फर्क है आप 60-40, जी है ना, बिल्कुल डिफरेंस आ रहा है। फिर आप देखेंगे कि पानी, अब पानी सबकी जरूरत है। अब मुस्लिम इलाकों में पानी जो मुहैया किया जा रहा है, सप्लाई का जो पानी है, पाइप ड्रिंकिंग वाटर जो है, वो है 70% मुसलमानों से इस्तेफादा कर रहे हैं, है ना। अच्छा, हालांकि पानी तो ये कुदरत की नेमत है, अल्लाह की नेमत है, यानी सिर्फ 70% तक पानी पहुंच रहा है। और दूसरे जो इलाके हैं वहां पे 76-77% है। अच्छा है? जी। हाँ, तो इस तरह से है। उसके अलावा जो है कई ऐसी चीजें हैं कि आप जो है ये ले लीजिए, तालीम के मामले में जो है उर्दू स्कूलों में जो तो टीचर्स नहीं दिए गए हैं, टीचर भर्ती नहीं किए गए हैं। स्कूल खोलने के मामले में जो है ना, जो अच्छे स्कूल बनाने का बड़ा हमारी वो आम आदमी की गवर्नमेंट जो है बार बार उनका जो पब्लिसिटी खूब डंका पीटती है कि देखो हमने तालीम का ऐसा मॉडल बनाया है, सिंगापुर और फिनलैंड जा रहे हैं, फला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम इलाकों में वो नहीं है। इससे पहले जो है केजरीवाल साहब को जो है हमारे कलीम हाफिज साहब ने एक प्रोग्राम किया था इलेक्शन होने से पहले। कौन सा इलेक्शन होने से पहले? लोकसभा का 2019 में। उनके
होटल में किया था, तो उनसे यही वादा करने के लिए कि आप मुस्लिम इलाकों में जो है तकरीबन 250 स्कूल खोलेंगे, है ना। तो वहाँ पर कलीमुल हाफिज साहब की इमा पर उन्होंने कहा था कि भाई आप जब तक ये काम नहीं करेंगे हम आपको जगह प्रोवाइड कर सकते हैं या आप खुद प्रोवाइड करिए। तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करने लगे थे, तो फिर मैंने खड़े होकर बीच में लुकमा दिया कि केजरीवाल साहब आप जो है इधर उधर की जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बताइए ये जो कलीम साहब ने जो मीटिंग बुलाई है, तलब की है, किस मकसद से की है कि ये स्कूल के सिलसिले में। तो फिर उसने कमिटमेंट किया था, तो उसका कुछ लाहे अमल तैयार हुआ था, कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद जो ग्राउंड पे अभी तक कुछ ही नहीं, फिर टाई फिश हो गया मामला। अब ये जो देखिए, ये आमतौर पर आम आदमी पार्टी की इमेज की बात मैं कर रहा हूँ, वो बहुत ही सेकुलर। मुझे याद है कि एक इलेक्शन में जब अहमद बुखारी की तरफ से अनाउंस हुआ कि आम आदमी पार्टी को वोट करें, तो इन्होंने फौरन कहा कि नहीं हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उन्हें ये लगा कि शायद इससे पोलराइजेशन हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारे अपने पत्रकारिता के जमाने में ये पहली हमने पार्टी देखी कि कोई सपोर्ट अनाउंस करे और उस पर फौरन रोक लगा दी जाए। तो एक तरह की ईमानदार पार्टी के तौर पर इनकी पहचान रही है। हालांकि बहुत से लोगों को इस पर शक है, वो कहते हैं कि शायद आम आदमी पार्टी भी आरएसएस बीजेपी से जुड़ी हुई है। ये दिल्ली के दंगों, जिसको 2022 में जो हुआ, 2022 में था ना, 2020 में फरवरी 2020 में, जब उस वक्त एक चेहरा सामने आया था जिसमें उन्होंने कोई रोकने की कोशिश नहीं की, नहीं वहां गए। वो तो और जहां पर फसाद हो रहा है, जहां पर जो है तशद्दुद हो रहा है, वहां जाने के बजाय वो जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो जाके राजघाट बैठे हैं। जी 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 जी, जी। तो कितना अजीब तमाशा है। इमेज और प्रोजेक्शन का मामला है, हकीकत कुछ और है, ऐसा शक बार बार होता है। और अब जो डेटा आप बता रहे हैं वो साफ बता रहे हैं, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार 2.5 सरकार कम से कम कहा जा सकता है। 2 बार तो पूरी और 1 बार बीच में से वो हो गई थी। तो ये तो और क्या है, और क्या खास बातें हैं? बेरोजगारी की शरह ले लीजिए मुसलमान में। बेरोजगारी की शरह जो है 11.8% है मुसलमानों में, दिल्ली के मुसलमानों में। और नेशनल एवरेज जो है, यानी कौमी जो सतह पर जो शरह है बेरोजगारी की, वो 8.6 पॉइंट है। ठीक है। अच्छा। एक ये हो गया। उसके बाद मुस्लिम मर्द और खवातीन में मुस्लिम मर्द और खानदगी की शरह में जो फर्क है वो 15 और 30%, यानी 15% तक फर्क आ रहा है। उसके बाद इन लोगों ने जो है ना आदाद-ओ-शुमार जो भी है यानी हमारे मुसलमानों में मर्दों में 30% पढ़े लिखे हैं, औरतों में 15%। यानी वहां का बता रहा, गैप बता रहा, वो इस तरह से गैप बता रहा। लेकिन वहां अगर खानदगी की शरह देखा जाएगी ना तो 86% समथिंग है दिल्ली में, और मुसलमान कुछ 83 या 80% है, यानी वो ज्यादा गैप नहीं है। लेकिन गैप कहाँ पर आता है शरह में कि हायर सेकंड, हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचने में गैप आ जाता है। उसके बाद क्या है, ये ग्रेजुएट जो है मुसलमान, जो ग्रेजुएट में जो बेरोजगारी है ना, वो बहुत ज्यादा है बनिस्बत दूसरे फर्कों के मुकाबले में। ये यहाँ पर तालीम पूरी करने के बाद जब नौकरी के लिए निकलता है तब उसको वो फेस करना पड़ता है कम्युनल नजरिए को। जी जी। फिर उसके बाद देखिए आप कि जो सरकारी खिदमात होती है, मुख्तलिफ किस्म की खिदमात होती है ना, जिसको यूटिलिटी सर्विसेज कहते हैं, तो वहां पर भी इन्होंने पूरा पाया कि मुस्लिम एरियो के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन की तारीख जो है ना, ये बहुत ही जिसमें सीवर, बिजली और मुख्तलिफ चीजें जो भी है, गंदगी है, फैली हुई है। आप मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये हेल्थ सेक्टर की, मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं। अब हमारे निजामुद्दीन में रहता हूँ मैं, जहाँ पर अच्छी खासी आबादी है। अभी कुछ दिन पहले वहां पर वो एक मोहल्ला क्लिनिक कायम हुआ, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ, वो किसी तनाज़े में फंस गया है मामला, जबकि उसके कई साल पहले से वहां पे काम कर रहे हैं। आश्रम में, भोगल में, मुख्तलिफ जगह में, आसपास 1-2 किलोमीटर के अंदर ही दूसरी जगहों पे काम हो रहा है। तो ये तो एक बात ये बताई। फिर दूसरी बात ये है कि मुसलमानों का जो वो है
हाँ, स्कॉलरशिप की जो है मरकजी हुकूमत की तरफ से जो स्कॉलरशिप चलाई जा रही है, उससे मुसलमान जो है बहुत कम फायदा उठा रहे हैं। अब उसकी फायदा एक तो डिस्क्रिमिनेशन तो है, अपनी जगह है, लेकिन एक अहम वजह यह है कि मुसलमानों में एनजीओ की कमी है। रजाकार तंजीमें चाहिए इसके लिए। ये जो है लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि ये आपके फायदे की स्कीम है, ये फायदे की स्कीम है। अब दिल्ली में जो आबादी का जो पैटर्न है, वो पैटर्न इस तरह से है कि देखिए, शुमाल मशरिकी जो दिल्ली है, वहाँ पर मुसलमानों को ज्यादा कंसंट्रेशन है। जो शुमाल मशरिकी डिस्ट्रिक्ट को जो है मुस्लिम माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट भी करार दिया गया है, तो वहाँ पर तकरीबन 30% आबादी है मुसलमानों की। वस्ती दिल्ली में पुरानी दिल्ली का इलाका भी आता है ना, वो पहले जो है मुस्लिम अक्सरियती इलाका था। अब वहाँ पर तादाद जो है वो तकरीबन 19% है। और उसके बाद जो ओखला का जो इलाका है, जुनूब में आता है, वो जनूबी दिल्ली के इलाके में आता है, तो वहाँ पर क्योंकि ओवरऑल साउथ की लिया जा रहा है, तो उसमें मुसलमानों का तनासुब 12.7% है। अब सियासी मैदान में देखेंगे, आप सियासी सतह पर म्युनिसिपैलिटी के जो वार्ड्स है, 36 वार्ड्स है दिल्ली में, जहां पर मुसलमान कंसंट्रेशन में है ना, जहां पर 30% से लेकर 70-80% तक है मुसलमान है। लेकिन कितने मुसलमानों को कितनी नुमाइंदगी मिल रही है? 15% से भी 15 से भी कम आए होंगे मेरे ख्याल से, 15 या 16, ये आपका तो नहीं मालूम है। पिछले मरतबा 15 थे, वो जो 3 हिस्सों में जो बना के रखे हुए थे ना, एमसीडी, हाँ एमसीडी जो 3, तो उस वक्त टोटल 15 थे। अब कितने बढ़े या कम हुए ये मुझे याद नहीं है फिगर एग्जैक्ट जो है। और मुसलमानों का जो असेंबली है, असेंबली में हमेशा जो फिगर रहा है वो 5 रहा है, एक मरतबा 4 हो गया था। तो अब मुसलमानों की जो आबादी है वो 15% है, जो कुछ भी है। तो उस लिहाज से ये जो मुसलमानों का परसेंटेज है वहाँ असेंबली में देखेंगे 5.5% है, वहाँ स्टैग्नेंट है ना। जबकि जो सीटें है क्या बोलते हैं आपके असेंबली की सीट, हाँ असेंबली में जो कंसंट्रेशन है मुसलमानों का, तकरीबन 10-12 सीटें आ सकती है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है ना। आप देखेंगे सिर्फ जो मुस्लिम जो 50% वाली जो सीटें वहीं से मुसलमान मुंतखब होकर आ रहे हैं। जो 30% वाली है, जैसा बाबरपुर की सीट है ना, वो यानी पॉलिटिकल पार्टियां टिकट देते वक्त इस बात का ख्याल रखती हैं कि जहां 50% से ऊपर है, जहां उन्हें ज्यादा यकीन होता है कि मुसलमान जीत के ही आएगा, शायद वहां मजबूरी के तौर पर दिया जाता है। लेकिन जहां जीत सकता है, या कई जगहों पर ऐसा होता है कि अगर सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत सा काम कर रहा है, समाजी कारकुन है, तो वो हत्ता के माइनॉरिटी में रहते हुए भी इलेक्शन जीत सकता है। लेकिन सियासी पार्टियां ये सोचती हैं कि जहां पूरा यकीन हो कि यहाँ का मुसलमान ही जीतेगा, वहां उन्हें टिकट मजबूरन देना पड़ता है। तो मगर और दूसरी बात क्या है कि ये जो यहाँ पर जिस तरह की जमहूरियत है हमारे पास, यानी उसको सीधा सीधा कह सकते हैं खुशामद परस्ताना दरबारी जमहूरियत है, दरबारी किस्म की जमहूरियत। जमहूरियत तो कह नहीं सकते आप, जो है जो भी पार्टी है उसके जो पॉलिसी है उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकते हैं, ओपनली कुछ बात नहीं कर सकते हैं। तो वो जितने भी नुमाइंदे चुनकर आते हैं तुफैली किस्म के होते हैं, यानी वो असर्ट ही नहीं होते। आप देखिए कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिला हुआ, 24% लोकसभा में रिजर्वेशन मिला हुआ है। 84 सीटें जो है एससी की है, दलितों की है, और 131 होता है ना, तो 84 कितने, वो 31 कितना होगा आप 16 और 47 सीटें एसटी के लिए है, कबायलियों के लिए। लेकिन वो 70 साल हो रहे आज भी बेवजह है। उसकी वजह क्या है कि वो अगर इंडिपेंडेंट तौर पर मुंतखब होकर आते तो नुमाइंदगी करते। बिल्कुल 5 अगर अरकान भी हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल मगर देखिए आप 131 अरकान, कभी तो ऐसा होता है कि एक मेंबर भी अगर सही ईमानदारी से काम करे तो वो भी काम कर सकता है। तो उसके बावजूद जो हालत है, तो अब मुस्लिम नुमाइंदे जो मुंतखब होते हैं किस किस्म के होते हैं। और ये आम आदमी पार्टी जब से आई है, इसने तो मुस्लिम इदारों के जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ इदारे, मुस्लिम इदारे नहीं कहना चाहिए, जो मुसलमानों से ज्यादा कंसर्न करते हैं इदारे हैं, जैसा उर्दू एकेडमी है, माइनॉरिटी कमीशन है, वो वक्फ बोर्ड है, हज कमेटी है, मुख्तलिफ जितने भी जो है, उनके साथ एक मजाक कर रखा हुआ है। अब वो
हज कमी ये उर्दू एकेडमी का ले लीजिए, उसका एक नायब चेयरमैन ऐसे शख्स को बनाया गया था, उसको उर्दू भी बोलना नहीं आती थी। जी 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 हाँ, ये तो मैं एक मरतबा प्रेस क्लब की तरफ से कहा कि भाई उर्दू एकेडमी की तरफ से आप कोई मुशायरे वगैरह का इंतजाम यहाँ पे कराइए उर्दू का, तो वो मुझसे फोन पर पूछने लगा खर्चा कितना आएगा, खर्चा कितना आएगा, खर्चा बताओ। उर्दू एकेडमी का उर्दू वाइस चेयरमैन। तो ऐसे लोगों को उधर वो आप दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में देखेंगे, वो भी इसी तरह के ऐसे लोगों को लागे, उसके जो गवर्निंग काउंसिल के जो मेंबर बना गए, तो एक तो कबाड़िया था, जी उसको मालूम ही नहीं है कहाँ क्या होता, वो लुंगी उड़ा के करने लगा, एक साफ बताने लगे। तो ये जो मजाक होता है, ये मतलब सियासी पार्टियां मुसलमानों के उन लोगों को नुमाइंदा नहीं बनाना चाहती जो कौम के लिए कोई काम करे। ये बहुत ही डॉक्टर जफरी और इसमें सारी पार्टियां मुलविस इसी तरह से रही हैं आमतौर पर। तो ये तो मार्जिनलाइजेशन जो है, मैंने कहा ना 1947 से मार्जिनलाइजेशन मुस्तकिल चला आ रहा है, मुनज़्ज़म अंदाज में चला आ रहा है। आपका जो परसेंटेज है 3 या 4% है पूरे इसमें, ये बताया गया मुलाजमतों में। और मुसलमान गैर मुनज़्ज़म जो है शोबा जो है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं। आप देखिए छोटे मोटे काम करने वाले और जो बच्चा मजदूरी है, चाइल्ड लेबर जो है, वो मुस्लिम इलाकों में आपको ज्यादा नजर आएगा, है ना। ये सूरत हाल है। दूसरी बात, जो मुसलमानों के जो नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं, मुसलमानों को भी एहसास नहीं होता कि भाई उनसे जवाब तलब करके भाई आप क्या कर रहे हो, आप हमने आपको मुंतखब किया। आप ओखला की मिसाल ले लीजिए, वो जो ओखला के इलाके है, वो बड़ा हॉस्पिटल बनाया है वहां पर, नाम नहीं लेना चाहता, वहां पे गंदगी पड़ी रहती है। वो स्कूल है एक, वो ओखला हेड के पास स्कूल है, वहां पे गंदगी पड़ी रहती है, जमा रहता है। और मुसलमानों को भी देखो, इस्लाम ने इतनी ताकीद की है कि बाकी निस्फ ईमान कहा है, कितनी ताकीद की, कितना जोर दिया है। तो मुसलमान भी उस तरफ तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हम जो है इस्लाम के हवाले से जो जिस तरह से एजुकेट होना चाहिए था, हमने उसको चंद इबादत से जोड़ करके रसूम का जो है, तो वो मजहब समझ लिए, जैसे दूसरे लोग करते कि जाके अपना किसी इबादत गाह में घंटा बजा दिया, हो गया काम, हो गया जन्नत मिल जाएगी। तो अच्छा ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट में सामने आई हैं, इसमें कोई अब उन्होंने क्या कोई इस रिपोर्ट में सरकार को कुछ रिकमेंडेशंस, बहुत सी रिकमेंडेशन में खास क्या वो रिकमेंडेशन पे बात पर आएंगे हम लोग। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, मुसलमानों का क्रीम भी रहता है, ठीक है ना। अब जो जमा हुए आजादी के बाद इधर उधर से जो भी जमा आ गए, अखबारात निकलते हैं यहाँ से, उर्दू के अखबारात निकलते। अब ये उर्दू अखबारात की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया मुसलमानों के जो है हमारी रीडरशिप जो है, तो रीडरशिप है। तो ये फेलियर है, यानी यहाँ पर उर्दू सहाफत की ऐसी बयानात, जी प्रेस लिस्ट वो शायद होती, कभी स्टोरी को चेस नहीं करते कि भाई ये क्या सूरत हाल हो रही, क्या नहीं हो रहा है, क्यों ये दिल्ली गवर्नमेंट कवर करने वाले बहुत से हैं, भाई वो टीचर्स का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा वहां पर, सब कुछ जो रिक्वायरमेंट है। अगर उर्दू अखबारात भी इन इश्यूज को कवर करें, तो उससे भी मसला हल हो सकता है। मुझे याद है कुछ दिन के लिए मैं एक अखबार का एडिटर के तौर पर मैंने काम किया, और उसमें बहुत ही ईमानदारी से अच्छी हमने जर्नलिज्म करने की कोशिश की, तो उसके नतीजे भी कई जगहों पर आए, और हमने ये महसूस किया कि एक छोटा सा अखबार भी अगर सही से जर्नलिज्म करे तो बहुत असरअंदाज हो सकता है, हल कर सकता है। जी, आप अपनी बात आगे। तो यही कहना चाह रहा था मैं कि अब यहाँ पर जो है सूरत हाल ये है कि कौन सी स्कीम में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, उर्दू एकेडमी का क्या मामला है, इसका मामला क्या है, गुड मुड रिपोर्ट मसलियत आमिज कि भाई उसको नाराज क्यों करना है, मुझे उससे कुछ हासिल करना है। वो तो, असल में जो आपने बात बताई ना कि वो जो पॉलिटिकल जो नुमाइंदे आते हैं, वो खुद भी चापलूस किस्म के होते हैं, और वो भी उनके जो नीचे समाज के लोग होते हैं, वो भी चापलूस किस्म के ही लोग जाते हैं। यानी इनको सबको एक दूसरे को चापलूसी ही पसंद है, इसमें समाज की भलाई कुछ नहीं हो पाती। मैं जल्दी से आना चाहता हूँ रिकमेंडेशंस की तरफ। रिकमेंडेशन में सबसे अहम रिकमेंडेशन इन्होंने ये किया है कि मुसलमानों की समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी सूरत हाल, ये तो बता दिया उन्होंने कि भाई तालीमी सूरत सब सूरत हाल जो है, हर मजमूई सूरत हाल मुसलमानों की दूसरे फिरकों के मुकाबले में, दूसरे अक़वाम के मुकाबले में बेहतर नहीं है। अब इसके लिए क्या है, वो है हल क्या है,
उन्होंने ये कहा कि भाई जो पॉलिसी साज इदारे जहाँ पे पॉलिसियां बनती हैं वो पॉलिसी साज इदारों में अगर मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं मिलेगी तभी तो होगा ना मामला कि भाई ये पॉलिसी साज इदारों में जो है नुमाइंदगी दी जाए, नुमाइंदगी मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, क्योंकि ये मुल्क जो है जैसा वो आपका जस्टिस मार्कंडे काटजू कहते हैं ना कि ये इमिग्रेंट्स का मुल्क है, ये सब लोग यहाँ पे बाहर से आए हुए हैं। जो आरएसएस वाले जो कहते हैं ना उनकी थ्योरी को वो कट करता है कि कहता है कि यहाँ सब इमिग्रेंट का मुल्क है, ये कहना ही नहीं चाहिए। वो तो 98% लोग यहाँ पे इमिग्रेंट्स है। तो वो ये कह रहे हैं कि नुमाइंदगी को बढ़ाया जाए। दूसरी बात क्या है कि तरक्की और फलाह बहबूद के मुतालिक जो स्कीमें हैं, आपने उनकी पब्लिसिटी ठीक से हो नहीं, उसका बजट बढ़ाना जरूरी नहीं। आप दे रहे हैं 60% दे रहे हैं टोटल बजट का दिल्ली के तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ऊंट में जीरे के मिसदाक भी नहीं। अरे साहब इतने तो ये लोग अपनी जो पार्टियां करते हैं उसमें खर्च करते होंगे। तो एक ये कहा। उसके बाद जो है वो जो स्कीमें चल रही है उनकी इम्प्लीमेंटेशन को उसको बेहतर बनाने के लिए, तो उसके जो निफाज के सिलसिले में जो क्राइटेरिया बनाया गया है, जो शराइत रखी गई है, उसको जो है उसकी गाइडलाइन और उसके खुतूत को जो है ना मुसलमानों को जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तरमीम की जाए। वो जो कुछ भी शराइत बनाई गई है भाई बहुत सख्त है। आपने कह दिया कि भाई आपको 2 लाख रुपए की इनकम का वो चाहिए, अब आप जो है तभी उस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। अब आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं जानबूझ करके एक्सक्लूड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ताकि फायदा ही ना उठा पाए, इसलिए ऐसी शर्तें रखी जाती हैं सरकारी स्कीमों में। और एक बहुत अहम पॉइंट जो हमेशा चला रहा, मुसलमानों को जो शिकायत है, दूसरे फिरकों को भी शिकायत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक मखसूस तबकात की जो है ना वो लीडरशिप चली आ रही है और हर चीज में उसका वो जो है तो उन्हीं को प्रायोरिटी मिलती है, उनका दबदबा है असल में। तो वो हर मामले में चाहते हैं कि भाई ये केक जो है ये केक उनके पास ही रहे, बड़ा हिस्सा उनके पास रहे, किसी और के पास ना जाए। तो ये तासुब और जो इदारा जाती तासुब है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाइस जो है, उसको दूर करने की तरफ भी जो है तवज्जो दी जाए, इसका भी इन्होंने मुतालबा किया। उसी तरह उन्होंने मुस्लिम तंजीमों और जमातों को भी कौम से मुताल्लिक़, यानी जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ जो ज़रूरत और मुतालबात है वो मरकज़ी हुकूमत के सामने भी, मरकज़ी हुकूमत तो नहीं कहना चाहिए, विफाकी हुकूमत कहना चाहिए, क्योंकि ये यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन गवर्नमेंट है। मरकज़ी हुकूमत तो कभी कहना ही नहीं चाहिए इसको, तो विफाकी हुकूमत कहना चाहिए। विफाक है हमारे पास जो सूबे है फेडरल गवर्नमेंट है, विफाकी हुकूमत का लफ्ज़ सही है, विफाकी हुकूमत इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। विफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे नुमाइंदगी करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। मगर होता क्या है कि हम जब बात करने जाते हैं इन हुकूमतों के पास, ये करने के बाद हमारे पास डेटा नहीं होता, हार्ड जो है फैक्ट्स नहीं होते हैं, डेटा भी नहीं होता और चापलूस भी होते हैं। ये अभी पिछले दिनों अमित शाह से जो मिलके आए थे, वो जमीयत उलमा, मैं तो नाम भी ले सकता हूँ, नियाज फारूकी साहब ने बयान दिया था जो उस मीटिंग में थे कि साहब अमित शाह तो बिल्कुल डिफरेंट आदमी है और बहुत ही अलग किस्म से, और हमारी बात बड़े अच्छे से सुनी। जब इस किस्म के नुमाइंदगी करेंगे लोग सरकार में बात करने के लिए, जो चापलूस होंगे, जो अपने जाती फायदे उठाना चाहेंगे, इन लोगों की अगर जाती बिजनेस पे इन्वेस्टिगेशन हो जाए ना एजेंसियों के जरिए, तो सारा मामला सामने आ जाए। तो ये इस तरह के लोग वहां भी जाते हैं। वाकया याद आया मुझे, यूपीए की हुकूमत थी, वो उस दौरान जो है मुसलमानों को जो है मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा दहशतगर्दी के नाम पर, कि ये मुसलमान दहशतगर्दी, ये जिसको चाहो उठा लो। तो एक डेलीगेशन जो है, नुमाइंदा डेलीगेशन मुसलमानों का सोनिया गांधी से उनके मकान पर मिलने के लिए गया, उनके रिहायशगाह पर मिलने के लिए गया। अब सब ने फॉर्म होकर बात कर रहे थे सोनिया गांधी से, क्योंकि भाई उनको मालूम था कि ये मुसलमान नहीं कर रहे, कोई और करा रहा है, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और ये एक साजिश के तहत हो रहा है कि मुसलमानों और इस्लाम के तई जो है यहाँ पर जो है नफरत फैलाया जाए। तो एक साहब उठ के खड़े उस डेलीगेशन में से, अरे मैडम आप ही मुसलमानों को बचा सकती है, फला कर सकती है। उन्होंने पूरा जो है
दूध के अंदर वो मैंगनी डालना क्या कहते हैं, वो डाल दिए। तो इस तरह के लोग हैं हमारे पास। हाँ, अरे साहब कई मौकों पर तो हमने भी किसी डेलीगेशन में गए तो हमने तो पूरी खरी सुनाई सरकार को। खासतौर पर बटला हाउस वाले मामले में शीला दीक्षित को हमने कहा था कि भाई सरकार कहती है कि सरकार जब बन जाती है मुसलमानों की सपोर्ट से, उसके बाद इतना भी काम नहीं करते कि जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, और फिर ये कहते हैं कि पुलिस वालों का जो है वो मॉरल डाउन होगा। मैंने बहुत जोरदार अंदाज में, आप भी थे उसमें, मैंने कहा कि हम तो चाहते ही हैं ऐसे क्रिमिनल्स का मॉरल डाउन हो। इस तरह से जम करके बात करने वाले अगर लोग ऐसे डेलीगेशंस में जाएं तो तभी तो उनके समझ में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है वो उसी वक्त आप शैला दीक्षित साहिबा को मैंने ये भी कहा था ना, आप खुद मौजूद थे कि मुसलमानों को जो डेवलपमेंट का जो पाई है, डेवलपमेंट में जो है हिस्सा नहीं मिलता है। वो एक कैसे बताइए। हमने कहा आपने सब जगह मेट्रो लाइन बिछा दी है, आपने ओखला के इलाके में डाली है मेट्रो लाइन, उसके बाद तो आई हो मेट्रो लाइन का काम जो शुरू हुआ है, हम लोगों ने जो किया था, तो आप उनको हिस्सा भी देना नहीं चाहते। वहां पे भी जो है तो कुछ कंक्लूड करने के लिए यही है कि ये रिपोर्ट जो है ना, ये रिपोर्ट बहुत ही मुस्बत रिपोर्ट है और बहुत ही अच्छे वक्त पर भी आई है। ये जो है जैसा कि कहते थे कि ना भाई सच्चा रिपोर्ट आईना दिखाती है, उसी तरह से ये रिपोर्ट भी जो है ये केजरीवाल हुकूमत को भी आईना दिखाती है, मुस्लिम लीडरशिप को भी आईना दिखाती है, उर्दू सहाफत को भी आईना दिखाती है, सभी लोगों को आईना दिखाती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा इलाका है दिल्ली का, कोई ऐसा नहीं है कि भाई बड़ी स्टेट फैली हुई है, आपको 40-50 किलोमीटर के अंदर मालूम करना है आप मुसलमान किस बुरी हालत में रह रहे हैं। चंद लोग तो है सिर्फ तो ये जो है इसको परस्यू करना चाहिए, मतलब इसको चेस करना चाहिए कि इस पर क्या किस नौयत से काम किया जा सकता है। दिल्ली को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करें, फिर मुल्क भर में इस तरह से देखें। छोटे इलाके ले लें, सिर्फ इतना ही कर दे कि भाई सफाई का इंतजाम करा दे और पानी का इंतजाम कर दे, क्योंकि सफाई और पानी से सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है 65% बीमारियां वाटर ब्रोन डिसीज जो है ना, तो पानी सही नहीं मिलता है। अभी भी वो ओखला के इलाके में देखिए कि वो पानी लेके फिर रहा है, घूम रहा है, ये कर रहा है, करोड़ बड़ी आबादी रुपए के फ्लैट ले लेते हैं लोग, और वहाँ पानी नहीं है। अपने से अलावा किसी और से गर्ज नहीं होती। अरे भाई आप महल्ले में रह रहे हैं, महल्ले में आपको तो इस्लाम ने दावत दी पड़ोसी का ख्याल रखिए। अब आपका पड़ोसी ये होगा, उसके बाद उसका वो पड़ोसी होगा, इस तरह से एक चैन बनता चला जाएगा। चैन बनेगा तो जाहिर बात है कि पूरा का पूरा महल्ला जो है अच्छा चमक उठेगा, जग उठेगा। बिल्कुल। तो ये चीजों बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी मसूद साहब, आपने दिल्ली के मुसलमानों के सिलसिले में जो रिपोर्ट आई वो काफी तफसील से बताई, और इस किस्म की कुछ चीजें जो बुनियादी मालूमात होती हैं वो लोगों तक पहुंचे, इसी इरादे से हम भी बात करते हैं आपसे, ताकि कुछ ऐसी चीजें लोगों को मालूम हो कि कहीं अगर बात करने का मौका हो तो बात कर सकें, अपनी बात मजबूती से रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।